फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को लेकर हमेशा ये सुना होगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, एनाटॉमी इम्पॉसिबल है, या तो रट्टा मारो या फेल हो जाओ। हेलो एवरीवन, आई एम सानिया नूर एंड आई एम हियर विद अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी स्मार्ट फॉर योर फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस। मैं भी फर्स्ट ईयर में यही सब सुनती थी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट ईयर में क्या फॉलो करना है, क्या पढ़ना है और कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। सबसे पहले तो दिमाग में ये बात बैठा लो कि फर्स्ट ईयर इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं होता है, ये पेशेंस, स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी का टेस्ट होता है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना इज स्मार्टर दैन लास्ट मोमेंट में पढ़ना। समझ कर पढ़ना इज वे स्मार्टर दैन रट्टा मारना। बार बार उसको रिपीट करना इज फार फार बेटर दैन सिर्फ कवर करना। सबसे पहले आपके फेयर फैक्टर को खत्म करते हैं, यानी कि एनाटॉमी से शुरू करते हैं। लोग एनाटॉमी को मॉन्स्टर की तरह प्रेजेंट करते हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आपको रेफर करना चाहिए बी डी चौरसिया। बहुत से लोग विश्राम सिंह भी प्रेफर करते हैं। जिन्हें स्टोरी की तरह पढ़ना पसंद है वो विश्राम सिंह को प्रेफर करें। जिन्हें पॉइंट वाइज पढ़ने की आदत है वो बीडीसी चूज करें। आई पर्सनली प्रेफर्ड बी डी चौरसिया। हिस्टोलॉजी के लिए एक बुक आती थी इंद्रबीर सिंह। अब बात करते हैं कि एनाटॉमी को पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, कितने दिनों में खत्म करना है। एनाटॉमी को आप सिर्फ बुक से नहीं पढ़ सकते। एनाटॉमी पढ़ने के लिए आपको हमेशा एक नोटबुक और पेन साथ में रखना है, या फिर पेंसिल। सबसे पहले डायग्राम को देख देख कर ड्रॉ करो, उसको बोलते हुए पढ़ो कि ये आपने ये मसल ड्रॉ किया, इसके ऊपर ये है, इसके इंफीरियरली ये है, इसके मीडियली ये है, इसके लैटरली ये है। सारे रिलेशंस को ड्रॉ करते हुए बोल बोल कर पढ़ना है। एनाटॉमी के लिए एक प्रो टिप, कभी भी डाइसेक्शन हॉल की क्लासेस मिस नहीं करनी है। एनाटॉमी आपको वहीं याद रहती है, क्योंकि क्लासेस के बाद आपको रूम आकर टाइम नहीं मिलता। आप सोचते रहते हैं कल करेंगे और फिर टाइम खत्म हो जाता है, तुरंत टर्मिनल्स आ जाते हैं, तुरंत प्री यूनिवर्सिटी फिर यूनिवर्सिटी, और कुछ भी सही से कंप्लीटेड नहीं होता है। डाइसेक्शन हॉल में जब भी डाइसेक्शन के बाद हमें टाइम मिलता है लगभग 1-1.5 घंटे का, उसे हम लोग चिट चैट में वेस्ट कर देते हैं। उसमें हमें बैठकर पढ़ाई करनी है। जो टॉपिक उस टाइम पढ़ाया गया है उसी टॉपिक को बुक खोलना है, नोटबुक लेना है और डायग्राम बनाते हुए पढ़ लेना है। अगर किसी दिन बोन डिस्कस हुआ है तो फिर बोन को अपने हाथ में लेकर एक एक रिजेस को, एक एक लैंडमार्क्स को फील करना है और उसके अटैचमेंट्स, अरे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, ये सबको उसी वक्त याद करके खत्म करना है। और एनाटॉमी पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है कि आप उसे ग्रुप डिस्कशन कर पढ़ो। थियरी से ज़्यादा खतरनाक होता है एनाटॉमी का वाइवा, क्योंकि इसमें होते हैं ऑलमोस्ट 5 to 6 टेबल्स। पहला टेबल होता है बोन का। उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी बोन के क्लासेस होंगे हम उसे पहले से पढ़ कर जाएंगे, ताकि जो सर बता रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं तो हमें समझ में आए। फिर जैसे डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे और उसे एक बार पढ़ लेंगे। और जब ये सारे बोन्स के क्लासेस खत्म हो जाएंगे और रिविजन क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो हम कैमरा ऑन करेंगे, कोई एक इंसान उस बोन को डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि इसका एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, कैसे हमने डिसाइड किया कि एनाटॉमिकल पोजीशन यही है, और फिर क्या इसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, उसका वीडियो बनाएंगे, ताकि जब हम वाइवा के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे एग्जाम के टाइम पे हम बस उस वीडियो को देखेंगे और हमें सब कुछ याद आ जाएगा। सारे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद एंड में प्रॉफ सीजन आते ही हमारे पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि हम हमारे लिए सब कुछ रिवाइज करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो सारे बोन्स के इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स, इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स को याद कर लेंगे और फिर किसी 2 से 3 बोन को उठाएंगे जिसे हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ लेंगे। इससे हमारा वाइवा बहुत अच्छा चला जाएगा। 2-3 बोन सर पूछते हैं, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछते हैं जो कि आप बता देंगे। अगर वो भी आप नहीं बता पा रहे हैं तो किसी एक बोन को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, उसको उठाइए और जिसे डेप्थ में आपने पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से डिफाइन कर दीजिए। सेकंड टेबल होता है विसरा का। विसरा के लिए भी सेम मेथड लगाना है आपको। जब भी विसरा पढ़ाया जा रहा है उससे पहले हम उसे पढ़ के जाएंगे, पढ़ने के बाद हमें ग्रुप डिस्कशन करना है, और फिर जब रिविजन क्लासेस लगती हैं तो कोई एक उसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा और दूसरा उसे वीडियो बनाएगा। एग्जाम से पहले हम उस वीडियो को देख कर जाएंगे। थर्ड टेबल होता है हमारा कैडेवर का। कैडेवर के लिए हमें एक एक मसल्स को डाइसेक्शन के बाद डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था कि उसका अटैचमेंट क्या है, और जो भी उसके बारे में डिटेल्स होती थी वो सब कुछ बताया जाता है। तो उसे अच्छे से देखेंगे। फिर जिस दिन रिवीजन क्लास होगा फिर उसका भी वीडियो बनाना है, एक एक मसल्स को उठाना है, उसका अटैचमेंट्स डिस्कस करना है बोल बोल कर उस वीडियो में। और फिर फोर्थ टेबल में मूव करेंगे। फोर्थ टेबल में हमारा होता था एक्सरे एंड सरफेस मार्किंग। सरफेस मार्किंग जब क्लास में बताई जाती है तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपको प्रॉफ तक वो याद रहे। तो प्रॉफ के टाइम में 2 लोग आमने सामने बैठें, चौक उठाइए और यूट्यूब खोलिए। जितने सरफेस मार्किंग्स के नाम लिखाए गए हैं क्लास में उसे एक एक करके यूट्यूब में सर्च करिए। वो बताएंगे आपको पूरा पाथवे। अगर कोई नर्व है तो उसका पूरा पाथवे होगा, अगर कोई ऑर्गन है तो जैसे कि थायराइड ग्लैंड है तो उसका जो लैंडमार्क्स होगा वो बताया गया होगा, मतलब उस यूट्यूब में। आपको चौक लेना है और बोल बोलकर अपने फ्रेंड के ऊपर उसको ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको किसी एक मॉडल के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने यहाँ क्यों ड्रॉ किया, आपने कैसे फाइंड आउट किया कि ये यहीं से शुरू होने वाला था। तो वो यूट्यूब से देखिए और अपने फ्रेंड के ऊपर ड्रॉ करिए। ऐसे करके प्रॉफ से पहले आपको प्रैक्टिस करके जाना है। सरफेस मार्किंग वाले टेबल में एक्सरे भी होता है, जिसमें 3 लाइन तो हमें
सबसे पहले बोलना, उसके बाद ही जो क्वेश्चन किया गया है उसका जवाब देना है। तो हमें बताना होता था कि ये किस टाइप का एक्सरे है, इसका व्यू क्या है और किस रीजन से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एक्सरे मिला तो मैं उसे ऐसे डिफाइन करूंगी, दिस इज अ प्लेन एक्सरे, दिस बिलोंग्स टू द पेल्विक रीजन एंड दिस इज ऑफ एपी व्यू। सब में जाके एपी व्यू नहीं बोल देना, किसी का एंटेरियर पोस्टीरियर व्यू है तो उसी में बोलना है, जिसका लैटरल व्यू था उसके लिए लैटरल व्यू बोलना है। मतलब आपको 3 पॉइंट्स में इसको डिफाइन करना है। इसके बाद सर या मैम आपसे पूछेंगे, वो आपको आगे के क्वेश्चन उसके बाद ही डिफाइन करना है, पहले ये 3 लाइन में इसको अच्छे से डिफाइन कर देना है। आखिरी टेबल होता है हिस्टोलॉजी का। तो हिस्टोलॉजी मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट होता है पूरे एनाटॉमी का। इसे शुरू से ही आपको अच्छे से पढ़ना होगा, वरना लास्ट में आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स क्या है। बस ऐसे याद कर लोगे कि ये पिंक दिख रहा है तो ये है, ये ब्लू दिख रहा है तो वो है, और इससे बहुत चांसेस है कि आप एग्जाम में से गलत आइडेंटिफाई कर लोगे। तो उसको पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि जब भी आप हिस्टो लैब में जाएं तो लो पावर लेंस में जब उसे चेक करते हैं तो उसके आर्किटेक्चर को समझ लो, हाई पावर लेंस में उसके 3-4 आइडेंटिफाइंग फीचर्स को समझ लो और उसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद आइडेंटिफाइंग फीचर्स के क्या क्या फंक्शन है उसे भी आप उसी टाइम नोट डाउन कर लो। डायग्राम बनाओ तो एकदम नीट एंड क्लीन बनाओ, HNE पेंसिल से बनाओ और समझ कर बनाओ, ताकि एग्जाम में आपको उन 3-4 फीचर्स में भी कोई एक, क्योंकि जब एक स्लाइड दिखाया जाता है एग्जाम में तो कोई एक व्यू दिख रहा होता है आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ एक रट के जाएं और उस व्यू में आपको वही आइडेंटिफाइंग फीचर जो है वो दिख जाए। तो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, उसका फंक्शन आना भी ज़रूरी है। और वाइवा में जब सर पूछते हैं कि आपने आइडेंटिफाई किया तो ये क्या है, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि शायद से ये ऐसा है, आपको बोलना है कि दिस स्लाइड शोज फीचर्स सजेस्टिव ऑफ, तब जाके बताएं कि क्या सजेस्ट कर रहा है ये। तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। थियरी याद करने का तो बस एक ही तरीका है, डायग्राम्स बनाओ, बोल कर बनाओ, उसके बाद तब जाके उसके थ्योरी पार्ट को पढ़ो। डायग्राम एक बार दिमाग में बैठ गया, उसके बाद आप थ्योरी को पढ़ेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको उस टॉपिक को खत्म करने में। प्रॉफ एग्जाम से कम 3 महीने पहले से आपको पीवाईक्यू बनाना शुरू कर देना है। सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू को उठाना है, उसको एक बार अच्छे से सॉल्व करना है, और जो चीज़ बहुत स्कैटर्ड है अगर 3-4 जगहों पे मिल रहा है तो उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, और अगर डायरेक्ट आंसर बुक में मिल रहा है तो बस वहाँ पे पीवाईक्यू के सामने पेज नंबर लिख देंगे। और एग्जाम में बैठने से पहले एटलीस्ट 5 टाइम्स पीवाईक्यू रिवाइज्ड होना चाहिए, ताकि जब हम लिखना शुरू करें तो टाइम मैनेजमेंट की चिंता ना हो। बस लिखना शुरू कर दिया तो हाथ तभी रुके जब वो आंसर कंप्लीट हो गया हो। ये तभी होगा जब आप मल्टीपल टाइम्स उसे रिवाइज करके जाएंगे। अब आते हैं फिजियोलॉजी की तरफ। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे MBBS में काम आएगा। रेफरेंस के लिए आप गाइडेंस रख सकते हैं गेनॉन भी, लेकिन एग्जाम्स के लिए आपको इंडियन ऑथर्स ही काम आते हैं। मैंने तो पर्सनली मैरो के नोट्स पढ़े थे, AK जैन फॉर हेमाटोलॉजी, और बाकी कुछ आंसर्स जो मैरो या AK जैन में नहीं मिले थे मेरे PYQ के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए सिम्बोलिंगम, क्योंकि वो बहुत ही आसान बुक है। आप एक बार पढ़ लो, एक बार किसी और को सुना दो, आपको याद हो जाएगा। फिजियोलॉजी समझने का मेरा अपना एक तरीका था, मैं 3 स्टेप्स में इसे पढ़ती थी। सबसे पहले मैं नॉर्मल फंक्शनिंग को समझती थी, उसके बाद जितने भी फ्लो चार्ट्स या ग्राफ्स है उसे ड्रॉ करती थी, और जितने भी टॉपिक्स है उसको क्लिनिकली कोरिलेट करके पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल हमें CVS पढ़ना है तो सबसे पहले हम ECG के नॉर्मल फंक्शनिंग को समझेंगे, उसके बाद जितने भी उसमें फ्लो चार्ट्स हैं, अगर किसी एक टॉपिक में दिखा कि इसमें फ्लो चार्ट है तो पहले हम उस फ्लो चार्ट को समझ लेंगे, या कुछ टेबल है या कुछ भी है उसको पहले अच्छे से समझ लेंगे, तब जाके उसके थियरी पार्ट में जाएंगे। फिर जितना टाइम लगने वाला था उससे आधे टाइम में हम उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। अब आते हैं फिजियोलॉजी के वाइवा की तरफ। तो फिजियोलॉजी में हम पूरे साल बहुत सारे लैब्स में प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला होता है हेमैट लैब, उसके बाद आता है ह्यूमन लैब। हेमैट लैब में बहुत कम सिलेबस होता है और इसके लिए हमें बहुत टाइम मिलता है ताकि हम इसे सही से बनाना सीख जाएं। सबसे पहले स्मेयर बनाना सीखना होता है, उसमें आइडियल स्मेयर बनाना सीख जाओ तो फिर RBC काउंट, WBC काउंट, ये सब करना सीखते हैं। फिर हेमोग्लोबिन टेस्ट करना सीखते हैं, ब्लड ग्रुपिंग, और भी बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट। जब ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं तो हमारे प्रोफेसर्स उसी टाइम हमसे बहुत सारे सवाल करते हैं जो कि वाइवा में पूछा जाएगा। उस वक्त सारे स्टूडेंट्स इन सवालों को इग्नोर कर देते हैं और फिर एग्जाम में सोचते रहते हैं कि सर ने क्या बताया था, क्योंकि आप बुक से कितना भी पढ़ लो, हर कॉलेज का एक पैटर्न होता है। वहाँ पे जो एग्जामिनर आते हैं तो प्रोफेसर्स को पता होता है कि वो क्या सवाल पूछते हैं, वही वो पूरे साल डिस्कस करते हैं, तो उन सवालों को सुनना बहुत ज़रूरी है। जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस KMCH के थे वो मैंने नोट डाउन करके रख लिए थे। हर लैब के बाद हमारा एक छोटा सा वाइवा होता था, तो जितने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते थे मैं उसे लिख के रख लेती थी, फिर जो नहीं समझ में आता था वो टीचर से डिस्कस करती थी। उसका PDF मेरे पास अभी भी है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको इन टेलीग्राम। फिर आते हैं ह्यूमन लैब की तरफ। अगेन यहाँ भी बच्चे मस्ती करने के चक्कर में सारे रिफ्लेक्सेस को, BP को, सबको इग्नोर मारते हैं। फिर एंड में किसी को कुछ नहीं आता है, हैमर उठाते हैं, किसी के घुटने पे मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक भी रिफ्लेक्स हमसे चेक नहीं हो पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मस्ती तो करें लेकिन उससे पहले कम से कम सीख लें। फर्स्ट ईयर के लैब में एक खास बात है कि 2 घंटे के लैब में मुश्किल से आधे घंटे का काम होता है और 1.5 घंटे हमें
सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर इस 1.5 घंटे में आधा घंटा मस्ती करने के बाद 1 घंटे को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, तो पूरे साल आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैक्सिमम पोर्शन आपका वहीं पे कवर हो जाएगा और फ्रेंड्स के साथ कवर होगा, मज़ा भी आएगा, नींद भी नहीं आएगी और रूम आकर बहुत टेंशन नहीं रहेगा कि बैकलॉग है, बहुत कुछ पढ़ना है। अब आते हैं लास्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री रट्टा बेस्ड नहीं, पैटर्न बेस्ड सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसका एक ही चीट कोड है कि हर पाथवे का 1 पेज समरी बनाओ और उसे रट जाओ। समझ कर, पहले समझो तो ही रटो, वरना कुछ याद नहीं रहेगा। बायोकेमिस्ट्री के लिए मेरा जो पर्सनल फेवरेट बुक था वो रफ़ी एमडी है। समझने के लिए बहुत सही बुक है। शुरुआत में मैं समराइज़ करके लिखती थी, पहले बुक से सब कुछ समझती थी, फिर समराइज़ करके उसे 1 पेज में लिखती थी सारे पाथवेज़ को। बाद में मेरी सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया कि राजेश या राकेश जम्बुलकर नाम के कोई डॉक्टर हैं, जिनके वीडियोज़ यूट्यूब में फ्री अवेलेबल है और उनके नोट्स को अगर पढ़ लिया जाए, तो ये सब करना नहीं पड़ेगा। फिर मैंने वो नोट्स ऑर्डर किया एंड इट वाज़ अ गेम चेंजर फॉर मी। कभी भी डायरेक्ट शॉर्टकट के लिए नोट्स पे जंप नहीं करना चाहिए। हम डॉक्टर बन रहे हैं, तो हमें समझने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। याद करने के लिए समरी चाहिए तो नोट्स पे हम रिलाई कर सकते हैं। तो जाम्बुलकर के नोट्स ले लो, वाइवा के लिए बहुत ही बेस्ट है। वाइवा से पहले उसे 2 बार रिवाइज़ करके तुम जा सकते हो, क्योंकि एक पतली सी कॉपी आती है बस। फिर से इस सब्जेक्ट के लिए भी वही करना है, पीवाईक्यू उठाना है, पीवाईक्यू के सामने पेज नंबर लिखना है उस नोट्स का, जो नहीं मिला उसे बुक से रेफ़र करना है और एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवाइज़ करके जाना है। बायोकेमिस्ट्री के वाइवा की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड टेस्ट्स होते हैं जो कि आपको करना है। आपको एक पेपर लेना है सबसे पहले, उसमें जो यूरिन टेस्ट है, 5 या 6 यूरिन टेस्ट करते हैं लैब में, वो पूरे साल आपको वही करवाएँगे। उसको जितने भी स्टेप्स हैं उसके, वो आप एक पेपर में समराइज़ कर लो। पॉज़िटिव एंड नेगेटिव रिज़ल्ट में कैसा अपीयरेंस आएगा उसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद जितने भी रेंजेस होते हैं उसे 1 पेज में आप लिख लो। मतलब प्रोटीन रेंज, ग्लूकोज़ और एल्ब्यूमिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रेंजेस, वो सब 1 पेज में समराइज़ कर लो, ताकि उस टाइम परेशानी नहीं आए। एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है वाइवा में, जो हम बहुत नर्वसनेस में ब्लंडर कर देते हैं, कि सिर्फ़ 2 ही चीज़ें जिसे हम ग्राम में बताते हैं, बाकी मोस्टली चीज़ों को हम मिलीग्राम में बताते हैं। तो ग्राम में बताने वाले बस 2 ही चीज़ें हैं, प्रोटीन और हीमोग्लोबिन। इसे कभी एमजी नहीं बोलना है, ग्राम में ही बोलना है। तो बायोकेम में स्पॉटिंग, फिर यूरिन टेस्ट, फिर कुछ 1-2 टेस्ट जिसके मैंने नाम बताए, इसको बताकर वाइवा देने जाना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, वही गिने-चुने क्वेश्चंस हैं, वो बताना है। उसके बाद ग्रैंड वाइवा होगा, जिसमें अगर आपने चंबुलकर के नोट्स को 2 बार रिवाइज़ करके चले गए, तो आपका वाइवा बहुत सही जाएगा। अगर रिवीजन का सही स्ट्रैटेजी आपने पकड़ लिया, तो ये आपके लिए गेम चेंजर होगा। बार-बार रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट रिवीजन सेम वीक में होना चाहिए, सेकंड रिवीजन सेम मंथ में होना चाहिए और थर्ड रिवीजन आपके एग्ज़ाम से पहले होना चाहिए। यानी कौन से एग्ज़ाम्स? इंटरनल एग्ज़ाम से पहले, और प्रॉफ एग्ज़ाम से पहले 5 मोर रिवीजन्स। अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं विद सम कॉमन मिस्टेक्स जो हर बच्चे करते हैं। पहला है हर बुक को पढ़ लेना। जिसने जो बुक सजेस्ट किया उसको पढ़ने लग गए। आप किसी एक सोर्स को फिक्स करो जो आपके लिए सूटेबल हो और उसी पे स्टिक करो थ्रू आउट द ईयर। तो ही रिवीजन पॉसिबल हो पाएगा और आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन पाएगा। सेकंड है सीनियर की हर बात को फॉलो करना। हर सीनियर का अपना एक स्ट्रैटेजी होता है, जिसने जो बताया हम उसको फॉलो करने लगे। आपके लिए जो सूटेबल स्ट्रैटेजी आपने चूज़ कर लिया उसी पे स्टिक करना है। सोर्स पे स्टिक करो, अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करो और उसे डेली फॉलो करो। थर्ड मिस्टेक है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। इससे आपको एंग्जायटी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने हेल्थ को इग्नोर करना। हेल्थ सही नहीं रहेगा, आपने साल भर पढ़ाई की, लास्ट में आप बीमार हो गए, आप ढंग से रिवाइज़ नहीं कर पाए और आपने साल भर मेहनत की है तो भी आप पीछे रह जाएँगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।